Asus TUF Gaming A15 आफ्टर सो लॉन्ग। और भाई ये बजट वाला लैपटॉप है। बजट वाले लैपटॉप चैनल पे बहुत ज्यादा मिस हो रहे थे। आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी है भाई कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि महंगे महंगे आइटम है, महंगे महंगे प्ले स्टेशन, महंगे महंगे लैपटॉप। मैंने कहा बात तो सही है, पैसों में अंधा हो गया। और ये लैपटॉप बेसिकली मेरे को कमेंट सेक्शन से ही पता लगा था। 7000 सीरीज का AMD का प्रोसेसर है, RTX 3050 है, 4GB वाला। मुझे समझ नहीं आ रहा Asus के साथ है क्या। एक बार ये RTX 2050 वाला टफ याद है, एक बार आया था, मैंने कहा था ये कैसा कॉम्बिनेशन है। आई थिंक यही उस वीडियो का टाइटल था। ये वही चीज इन्होंने सेम करी है कि मतलब एक 3 साल पुराना GPU आज 2024 में एक लैपटॉप में लॉन्च किया। ये लैपटॉप को लॉन्च हुए भी 3-4 महीने हो चुके हैं, बट स्टिल क्यों भाई 4GB वाला। लेकिन इसके लिए भी एक चीज अप्लाई होती है। इस टाइप के लैपटॉप जब इनिशियली आते हैं महंगे आते हैं, जैसे अभी इसकी प्राइसिंग 65-66,000 है, एंड ये बाद में डेफिनेटली सस्ते होते हैं। कभी कोई सेल आती है, कुछ है, एंड उस टाइम पे हमारी ये वाली वीडियोस बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है, एंड ये चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं। तो इसका पूरा रिव्यू करते हैं इस वीडियो के अंदर। कैसा है लैपटॉप, कहां इसके अंदर कमियां है, क्या कुछ अच्छा हो सकता था, एंड इसी के प्राइस पॉइंट पे कंपटीशन कैसा है, एंड आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए 60, 65, 70,000 में, सब इस वीडियो में कवर करेंगे। डब्बा बनी खोल ले, देखो सुंदर सा लैपटॉप ऐसा मिल जाएगा डब्बे के अंदर से, एंड एक 180 वॉट का पावर एडाप्टर यहाँ पे मिल जाता है। और अगर बात करते हैं सुंदरता की, तो वही अपना टिपिकल टफ वाला लैपटॉप है। ऊपर टफ का लोगो मिल जाएगा, वही 2023 2024 वाला जो टॉप लेड है वही मिलता है हमारे को यहाँ पे। एंड यहाँ पे लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ऑफ है। यहाँ पे आपको दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा, वरना इसका जो बॉटम है वो थोड़ा सा उठ जाता है। बाकी अगर कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करते हैं, मतलब कम सा हमारे को मिलता है। टॉप लिड फ्लेक्स थोड़ा सा यहाँ पे है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, लुक्स पूरी टफ वाली एज इट इज, जो अपनी गेमिंग वाली बातचीत एकदम बढ़िया लगती है। एंड बॉटम से हमारे को कुछ ऐसा मिल जाएगा लैपटॉप। और इस लैपटॉप का वेट 2.1 kg है, तो टिपिकल गेमिंग लैपटॉप वाली भारीपन नहीं है इसके अंदर। तो ज्यादा हल्का भी नहीं, ज्यादा भारी भी नहीं है। एक हल्के गेमिंग लैपटॉप वाली कैटेगरी को ये टारगेट करता है। और अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर दोगे तो 2.6 kg तक इसका वेट होता है। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में सारे पोर्ट्स वगैरह, राइट साइड में एग्जॉस्ट वेंट मिलते हैं, और पीछे की तरफ भी एग्जॉस्ट वेंट मिलते हैं। और कीबोर्ड के ऊपर वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे भी आपको वेंट मिलेंगे जो एयर इनटेक के लिए होते हैं। तो ओवरऑल थर्मल्स वगैरह कैसे कुछ है वो गेम टेस्ट में एंड अभी बेंचमार्क टेस्टिंग वाले पार्ट में आपको बताऊंगा। और जो स्क्रीन वॉबल है वो हमारे को ज्यादा भी नहीं मिलता, कम भी नहीं मिलता, मतलब जैसा एक टफ में होता है वैसा ही है। ओवरऑल आपको पता होगा, इतने टाइम से टफ हम कर रहे हैं अपने चैनल पे। अब जरा बात कर लेते हैं तकनीकी। AMD Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर है इसके अंदर, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। एंड भाई AMD का मुझे सिस्टम बिल्कुल समझ नहीं आता। इनके Ryzen 7, Ryzen 9 कोई भी मतलब प्रोसेसर डाल लो, ज्यादातर प्रोसेसर 8 कोर 16 थ्रेड, कहीं पे H आ रहा है, कहीं पे HS आ रहा है, फिर उसकी नई सीरीज आ रही है, पुरानी सीरीज आ रही है। ज्यादा टेक्निकल डिफरेंस होता नहीं है, क्लॉक स्पीड भी उतनी होती है, बेंचमार्क के नंबर भी वैसे आते हैं, बस नई जनरेशन आ जाती है लैपटॉप के अंदर। इसलिए लोग आई थिंक लैपटॉप में AMD की जो पुरानी सीरीज है उसको इतना सीरियसली ले नहीं रहे थे। लेकिन हाँ, जो इनकी 300 सीरीज है स्ट्रिक्स पॉइंट वाली, वो बहुत ऑसम है। वो एक सेपरेट है, उसके लैपटॉप हमने रिव्यू कर रखे हैं। जैसे टफ A14 किया था हमने, Asus का Vivo बुक किया था, MSI का स्टेल्थ किया था, वो लैपटॉप की वीडियोस देखना, वो एक अलग ही लेवल चीज है। लेकिन ये 6000 7000 सीरीज को मैं इतना सीरियसली नहीं लेता। 8000 सीरीज फिर भी थोड़ी ठीक ठाक है। एंड यस, इस प्रोसेसर में कैच है, कोई भी iGPU नहीं है, तो भाई यहां से क्लियर हो जाता है मक स्विच तो वैसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि लैपटॉप चलेगा DGPU के ऊपर। परफॉर्मेंस वाइज वो चीज अच्छी है, लेकिन अगर बैटरी वाइज देखते हैं तो बैटरी का डिपार्टमेंट इस लैपटॉप का बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। एंड जिन लैपटॉप के अंदर मक स्विच नहीं भी होता ना, लोग डेडिकेटेडली GPU को बंद कर सकते हैं, तो इसके अंदर वो ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि GPU बंद तो भैया लैपटॉप बंद, क्योंकि चल ही GPU से रहा है इसका डिस्प्ले आउटपुट। और 16GB यहाँ पे रैम मिलती है हमारे को सिंगल चैनल में, DDR5 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाली। एंड DDR5 है तो सिंगल चैनल में भी अच्छी स्पीड देती है। बाकी एक और स्लॉट मिलता है इसके अंदर, 32GB तक आप एक्सपैंड कर सकते हो। और जो ग्राफिक्स कार्ड है RTX 3050 मिलेगा, 4GB VRAM वाला है, 75 वॉट की TGP है, 512GB Gen 4 SSD मिलती है। रीड एंड राइट स्पीड अच्छी खासी है, 5000 MBPS 3000 MBPS के आसपास। और यहाँ पे हमारे को 2 SSD के स्लॉट मिलते हैं Gen 4 वाले, तो एक्सपैंड आप कर सकते हो। पर स्लॉट 1TB 2TB वो मेरे को नहीं पता। Asus के सर्विस सेंटर में कॉल करो, उनके सर खाओ भैया, आप बताओ हमारे को। वैसे 2TB तक लैपटॉप सारे हो जाते हैं। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 एंड 65,000 के प्राइस पॉइंट पे भी नो MS ऑफिस। भाई इसी में अगर आप कंपटीशन देखते हो तो लॉक हो गया, HP Victus हो गया, बहुत सारे लैपटॉप्स है जिसके अंदर MS ऑफिस मिलता है। Asus वाले कह रहे हैं भैया आप नहीं दे रहे, जो काटना काट लो, वो काट लो। भाई ने बोला करने का तो करने का। एंड अगर आप देहरादून उत्तराखंड में रहते हो और अगर आप अपने लिए लैपटॉप देख रहे हो कुछ ऐसा, या कोई भी लैपटॉप अगर आपको चाहिए, तो आप विजिट कर सकते हो लैपटॉप स्टोर, जो आपको कैफरी ट्रेड सेंटर मिल जाएगा। सारी लैपटॉप की वैरायटी है यहाँ पे, थिन एंड लाइट, गेमिंग, 360, कन्वर्टेबल, जो भी मतलब आपको लैपटॉप लेना हो। एंड सारे पेमेंट मोड्स भी हैं, कैश, क्रेडिट, EMI, किडनी विडनी का देख लेना अगर वो काम चल जाए तो। और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह। जाने से पहले कॉल कर लेना, सही लैपटॉप स्टोर पे जाना। एंड अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले Cinebench 2024 यहाँ पे ठीक ठाक स्कोर है, जैसा इसका प्रोसेसर है। बाकी अगर कंपेयर करना हो तो सारे बेंचमार्क्स हमारी सारी वीडियोस में होते हैं। सेम प्राइस पॉइंट के कुछ लैपटॉप्स अगर एक दो में देखना तो आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे Geekbench 6 के CPU के बेंचमार्क, और फिर उसका OpenCL निकाला जो हमारा GPU के लिए होता है, 57,000 के आसपास स्कोर है, जो कि मतलब ठीक है 3050 4GB के हिसाब से। देन Geekbench का AI वाला बेंचमार्क भी निकाला था कंपैरिजन के लिए। देन PC Mark 10 में भी 6000 प्लस नंबर निकाल गया, जो कि अच्छा है। और उसके बाद 3D Mark Time Spy मिल जाएगा, जिसमें
इसमें जीपीयू सीपीयू और टोटल स्कोर आप देख सकते हो, ठीक ठाक मिल जाता है इसके लैपटॉप के हिसाब से। वीआर मार्क निकाला था 7900 के आसपास स्कोर है, सुपर दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि आप वीआर वाले गेम्स खेल सकते हो। बट वो ये था रेजोल्यूशन, अलग अलग गेम की परफॉर्मेंस, और हाँ वीआर के गेम अगर लैपटॉप पे खेलना है, पीसी पे खेलना है, वीआर हेडसेट की वीडियो है मेटाक्वेस्ट 3 की, वो देखना काफी अच्छी वीडियो है। और ब्लेंडर में BMW का रेंडर निकाला था 49 सेकंड्स के आसपास में रेंडर निकाल लिया था। तो जीपीयू कैसा है आपको पता ही होगा, 3054 GB काम सारे करवा देता है, बट वही सब्जेक्टिव वाली बात आ जाती है। एंड यस, प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। पीजेड बेंचमार्क निकाला सबसे पहले फोटोशॉप का, नंबर अच्छा है 7800, यानी कि अच्छे से अच्छे लेवल का फोटोशॉप चला सकते हो, भारी से भारी पीएचडी आपकी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी लैपटॉप में। फिर प्रीमियर प्रो का बेंचमार्क निकाला 4600 के आसपास है, यानी कि आप इसके अंदर 1080p 60 FPS तक की वीडियो एडिटिंग कर लोगे अच्छी। 4K वाली भी आप कर सकते हो, लेकिन लैग स्टटर्स आपको मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द फुटेज। 4K 30 है तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, 4K 60 है तो और डामाडोल हो जाएगा। बाकी आप प्रॉक्सी बना सकते हो, लोअर रेजोल्यूशन पर टाइमलाइन चला सकते हो, काम सारे करवा देगा, जुगाड़ ढूंढने पड़ेंगे। बाकी डाविंची रिजॉल्व भी निकाला था, उसका भी 44 स्कोर आया है। तो यहाँ पे डाविंची रिजॉल्व भी अगर आपको चलाना हो तो लो टू मीडियम लेवल वाला आप यूज कर सकते हो। एंड सारे बेंचमार्क्स के नंबर किसी और लैपटॉप से कंपेयर करने को कर लेना, हायर इज बेटर। एंड अगर कंक्लूड करता हूँ प्रोडक्टिविटी की परफॉर्मेंस को, डे टू डे टास्क में कोई दिक्कत नहीं देने वाला लैपटॉप, 16 GB रैम है, सीपीयू अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा अगर स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह आप करते हो, वो भी इस लैपटॉप में आप आराम से कर सकते हो। बाकी म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर चलाने यहाँ पे सीपीयू अच्छा है, वहां पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेन बात आती है 3D मॉडलिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, गेम डेवलपमेंट, जितने भी जीपीयू इंटेंसिव टास्क हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री लेवल वाले आप इस पे कर पाओगे, बिकॉज 3054 GB आपको पता है कैसा परफॉर्म करता है। बाकी हर इंसान के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है हर एक लैपटॉप, बिकॉज उनका अलग अलग प्रोजेक्ट है, अलग अलग टेक्सचर्स लोड कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। तो कोई बंदा तो 1650 में भी आज खुश बैठा, कोई कह रहा भैया मेरे को 4080 भी कम पड़ रहा है, तो वो आप देख लेना आपको कैसा काम करना है। उसके बाद सिस्टम स्टेबिलिटी टेस्ट करी, प्राइम 95 चला 1 घंटे के लिए, 100% सीपीयू पे लोड आ जाता है। एंड सीपीयू का टेम्परेचर मैक्सिमम 92 डिग्रीज तक गया था, बट एवरेज 86 के आसपास आ गया था। और अगर आप क्लॉक स्पीड्स भी देखोगे ना, 4 गीगाहर्ट्ज तक टच हुई एंड एवरेज 3.6 गीगाहर्ट्ज तक का आ गया था, यानी कि सीपीयू स्टेबल है। और ये चीज मेरे को बेस्ट लगती है AMD की, कम पावर ड्रॉ करता है और काफी स्टेबल चलता है, और पर वॉट की जो परफॉर्मेंस है वो इंटेल से बेटर होती है। जैसे कि आप वॉटेज देख भी सकते हो, 80 वॉट तक पावर ड्रॉ हुई थी, 72 वॉट का एवरेज भी मेंटेन कर गया, तब भी काफी स्टेबल रहा, मतलब कोई क्रैश नहीं, कोई ब्लू स्क्रीन वगैरह नहीं। उसके बाद हमने जीपीयू को भी 1 घंटे के लिए यहाँ पे लोड पे डाला, यहाँ पे फॉर्मार्क चला के, एंड उसके तरफ वॉटेज देख सकते हो 78 वॉट तक गई, वो डायनामिक बूस्ट वगैरह लगा के चली जाती है, लेकिन एवरेज अगर आप देखोगे तो 70 वॉट तक का आ गया था निकल के। और टेम्परेचर्स भी हमारे 78-79 डिग्रीज तक गए थे, एवरेज 76 के आसपास है। तो यहाँ पे लैपटॉप्स के थर्मल्स ठीक ठाक मैनेज हो जाते हैं। एक तो ट्रक को ठंडा हो चुका है, मैं जिस सिटी में रहता हूँ, मैं देहरादून में रहता हूँ, यहाँ पे सर्दियां आ चुकी हैं, और यहाँ पे मतलब हमारे स्टूडियो का टेम्परेचर नॉर्मली 15, 16, 18, 20 से नीचे ही रहता है टेम्परेचर। तो अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पे ज्यादा गर्मी है, या आपके घर पे एसी नहीं है, या अलग टेम्परेचर में आप यूज करोगे, गर्मी आ जाएंगी, तो चीजें डिफर कर सकती हैं, ये अभी के हिसाब से। एंड भाई गेमिंग लैपटॉप है तो गेम टेस्ट करने बनते हैं, उसमें भी देखो परफॉर्मेंस और थर्मल्स वगैरह, फिर आगे बात करते हैं। एंड स्टार्टिंग ऑफ विद वैलोरेंट, यहाँ पे 250-260 FPS के आसपास हमारे को मिल रहे हैं 1080p हाई सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे 144 हर्ट्ज के पूरे मजे आप ले सकते हो। एंड बाकी सारे स्टैट्स हमारे सामने, जीपीयू ठंडा पड़ा है अभी हमारा, सीपीयू ठीक ठाक टेम्परेचर है, क्योंकि वॉटेज AMD ज्यादा पुश नहीं करता, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर होते हैं। एंड बैटरी परसेंटेज भी मेंशन कर दिया कि कोई बैटरी ड्रेन वगैरह तो नहीं है चलते हुए गेमिंग करते हुए। उसके बाद CS2 टेस्ट करके देख रहे थे, सेटिंग्स को हमने हाई रखा था यहाँ पे, क्योंकि हमारा 3054 GB है ना, एंड 1080p में इसके अंदर भी हमारे को बढ़िया FPS मिल रहे थे 140-150 के आसपास, और बाकी सारे स्टैट्स आप देख ही सकते हो। देन वी टेस्टेड GTA 5, यहाँ पे हमारा हिसाब किताब बढ़िया है, यहाँ पे FPS हमारे को 100-120 के आसपास मिल रहे हैं। और भाई देखो टेम्परेचर्स का डिफरेंस आ सकता है सिटी टू सिटी। यहाँ पे अभी जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो 20 डिग्रीज के आसपास है, मतलब इससे ऊपर ये जा ही नहीं रहा, तो हम इसी माहौल में टेस्ट कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप थर्मल्स को जज कर सकते हो। वैसे ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद एल्डन रिंग टेस्ट किया, यहाँ पे भाई मैक्सिमम सेटिंग्स हमने रखी थी, उसके अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छे FPS नहीं मिल रहे थे, जहां से आपको पता लग जाएगा कि ये जीपीयू अब 2024 के हिसाब से जो AAA टाइटल्स हैं उसके लिए इतना सही नहीं है। बाकी आप सेटिंग्स अगर कम करोगे डेफिनेटली खेल सकते हो, बट यस आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। उसके बाद RDR2 टेस्ट किया, बैलेंस रखा सेटिंग्स को, जो हमारा मीडियम प्रीसेट होता है, यहाँ पे एक तरफ DLSS ऑफ, एक तरफ ऑन है क्वालिटी पे, एंड FPS अच्छे खासे यहाँ पे हमारे को मिल रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे कम है, क्योंकि हमारा जो RDR2 है टोटली जीपीयू इंटेंसिव गेम है, और आप देख भी सकते हो 3.8 GB तक पूरा VRAM कंज्यूम हो रहा है जीपीयू का। फिर हमने साइबरपंक टेस्ट किया, अल्ट्रा सेटिंग्स, DLSS ऑन क्वालिटी एक तरफ, एंड रे ट्रेसिंग ऑफ है। फ्रेम जनरेशन नहीं मिलेगा बिकॉज ये 3000 सीरीज का जीपीयू है, एंड FPS आपके सामने है। उसके बाद हमने रे ट्रेसिंग भी लगा दी थी, और आपको पता ही है ये जो जीपीयू है इसकी रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और यहाँ पे कह दिया भैया ना मैं नहीं खेलवा पाऊंगा। बाकी ये सेटिंग्स आप ट्विक कर सकते हो, लो मीडियम हाई पे अगर आपको खेलना हो, ये अल्ट्रा है। फिर उसके बाद हमने हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया अल्ट्रा सेटिंग्स पे ही, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे को परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज मिल रही है, क्योंकि रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे है, जैसे कि हम सारे लैपटॉप्स में टेस्ट करते हैं ना, तो वही प्रीसेट है हमारा यहाँ पे। लेकिन उसके बाद हमने हाई सेटिंग्स कर दिया था, रे ट्रेसिंग को ऑफ कर दिया था, देन यस आपको अच्छे FPS मिल जाएंगे। देखो ऐसा नहीं है कि आप गेम खेल नहीं सकते, जिस लैपटॉप के अंदर ग्राफिक्स कार्ड है और एनवीडिया का 3050 है उससे अब है, गेम तो सारे चल जाते हैं, लेकिन फिर आपको ग्राफिक सेटिंग्स में थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस, यहाँ पे मीडियम
सेटिंग्स रखी एज पर लैपटॉप, क्योंकि पिछले गेम्स में आपने देख ही लिया, यहाँ पे मना कर रहा था ये। और यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी 1080p में। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट चला, ये भी मीडियम सेटिंग्स पे है। इसके अंदर हमारे को ठीक ठीक FPS मिल रहे थे, तो आपको ये लो सेटिंग्स पे खेलना पड़ेगा और DLSS लगाने पे भी कुछ डिफरेंस आ नहीं रहा था। उसके बाद हमने गोस्ट ऑफ सुशिमा चला, ये गेम बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, ये मीडियम सेटिंग्स पे भी अच्छे फ्रेम रेट निकाल के दे रहा था एंड DLSS का बेनिफिट भी हो रहा था इसके अंदर। सेम गोज विद गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, यहाँ पे मीडियम सेटिंग्स पे अच्छे फ्रेम रेट ये निकाल के दे रहा है, 30-40 नॉर्मली एंड 50-60 DLSS लगाने के बाद मीडियम सेटिंग्स पे। उसके बाद हमने हेलब्लेड टेस्ट किया, ये बहुत ज्यादा GPU इंटेंसिव गेम है और यहाँ पे आप देख सकते हो भैया इसने मना कर दिया कि ना, मैं तो लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे भी आपको प्लेबल FPS भी नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद फिर हमने ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया, मीडियम सेटिंग्स पे, DLSS लगा के परफॉर्मेंस अच्छी है, गेम आप आराम से खेल सकते हो, रॉ परफॉर्मेंस में मजा नहीं आएगा। और फिर मैंने रे ट्रेसिंग को भी मीडियम करके देखा, तब भी ठीक ठीक से FPS मिल रहे थे, मतलब इतने प्लेबल वाला हिसाब किताब नहीं है। फिर आ गया एलन वेक 2, ये बहुत ज्यादा GPU इंटेंसिव गेम है एंड यहाँ पे मीडियम सेटिंग्स पे भी आपको मुश्किल से 30-35 FPS मिल रहे हैं, तो लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे आप खेल सकते हो। एंड उसके बाद हमने इसमें रे ट्रेसिंग लगाई थी, तो इसने कहा था भैया जरा साइड हो जाओ, ये लैपटॉप में से धुएं निकलने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस को कंक्लूड कर दो, 2024 या कह लो 2025 आ गया अब तो, ये GPU मैं रेकमेंड नहीं करूंगा गेमिंग के लिए, बिकॉज ये बहुत ही एंट्री लेवल वाला GPU है, 3054 GB। आप आज की रेट में अगर गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो कम से कम 3056 GB लो या फिर 4050 लो, वो तो भाई मिनिमम बेंचमार्क है, उसके ऊपर तो भैया जितने पैसे उतनी आपकी श्रद्धा। देन आ जाते हैं पोर्ट्स, यहाँ पे राइट साइड में हमारे को केंसिंगटन लॉक मिल जाएगा और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलता है। लेफ्ट साइड में पावर इनपुट का पोर्ट, RJ45 लैन पोर्ट, HDMI 2.1 का पोर्ट जो ब्रांड ने मेंशन करा है एंड ये हमारी टेस्टिंग में 4K 120 हर्ट्ज दिखा भी रहा था, लेकिन उस पर शिफ्ट नहीं होता, 4K 60 आप चला सकते हो, तो ये 2.0 की स्पेक्स के साथ ही आता है। और ऐसा नहीं है कि 4K 60 है तो भाई 1440p भी 60 जाएगा या 1080 भी नहीं, एक्सटर्नल मॉनिटर के केस में HDMI की स्पेक्स के हिसाब से अलग अलग रेजोल्यूशन पे अलग अलग रिफ्रेश रेट मिलता है। आपके सामने चार्ट आ रहा होगा, इसको पॉज करके देख लो, वैसे गूगल पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अगर नहीं पता था तो थैंक यू लिख दो, सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। देन वी हैव 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A वाले पोर्ट और एक मिलता है USB 3.2 Gen 1 टाइप C वाला पोर्ट, जो फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर एंड डिस्प्ले आउटपुट को तो सपोर्ट करता ही है। DP 1.4 यानी कि पीक वाली जो स्पेक्स है वो मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी पावर डिलीवरी का सपोर्ट नहीं है, जो कि एक ड्रॉबैक है, क्योंकि इसी प्राइस पॉइंट पे कंपटीशन में PD का सपोर्ट टाइप C मिल जाता है, इसके अंदर नहीं है। एंड लास्टली हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाता है। और डिस्प्ले आउटपुट की मैंने बात नहीं करी बिकॉज इसमें iGPU नहीं है, सबका डिस्प्ले आउटपुट इसके DGPU से ही शो करता है। फिर आ जाता है कीबोर्ड, वही सेम आपको टफ वाला कीबोर्ड मिल जाएगा, WASD अलग से ट्रांसपेरेंट टाइप के हैं, बाकी फुल साइज का कीबोर्ड है, नंपैड इंक्लूडेड है, टाइपिंग बढ़िया है, मजा आता है यूज करने में, एरो कीज भी अच्छी खासी बड़ी मिल जाती है। और यहाँ पे जो ट्रैक पैड है वो मीडियम साइज वाला मिल जाएगा, क्लिक सेपरेट है, फुली क्लिकेबल वाला नहीं है जैसे टफ में होता ही है, एंड मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करना स्मूथ चलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और इस लैपटॉप पे 4-5 घंटे लगातार गेमिंग करने के बाद WASD के आसपास 25 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर थे, कीबोर्ड के आसपास 28 डिग्रीज एंड जो मिडल सेक्शन है जहां पे हमारा चिपसेट होता है वहां पे 35 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर थे, तो मतलब लैपटॉप इतना गर्म फील नहीं होता अगर आप लंबे टाइम तक गेमिंग भी करते हो उसके ऊपर। डिस्प्ले पार्ट डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज इसी का जो कंपटीशन है लॉक, वो 60-70,000 में 100% sRGB देता है, फिर डेड हो जाता है। तो लॉक का सिस्टम भाई शुरू में बहुत दिक्कत आई थी, इसके बारे में मैंने ZTO वाली वीडियो में बात करी है, आप ये वाली वीडियो देख लेना। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। 15.6 इंचेस की एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है इसके अंदर, IPS वाली, फुल HD रेजोल्यूशन यानी कि 1080p वाली डिस्प्ले है, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड हमने कलर गैमेट टेस्ट करके देखा तो बेसिक कलर गैमेट वाली डिस्प्ले है, आपके सामने देख सकते हो 66% sRGB, 49% OBRGB, NTSC भी वही 47% मिल जाती है। एंड ब्राइटनेस के मामले में थोड़ा सा अच्छा है, 300+ निट्स की ब्राइटनेस निकल गया है ऑल टाइम, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर कंटेंट। एंड यहाँ पे बेसिक डिस्प्ले, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है। हाँ, एडाप्टिव सिंक है इसके अंदर जिसमें टेयरिंग वगैरह का फायदा होता है गेमिंग के अंदर। उसके अलावा कलर एक्यूरेसी वाले टास्क आप इस पे नहीं कर पाओगे, लाइक फोटो वीडियो में कलर ग्रेडिंग करनी हो, उसके लिए एक्सटर्नल मॉनिटर के लिए जाना। अगर ज्यादा कलर ग्रेडिंग में हो, अगर कलर ग्रेडिंग की नॉलेज है, आधे लोग सोचते हैं कि भैया अगर बेसिक डिस्प्ले है तो हम कलर ग्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, तो भाई कलर ग्रेडिंग पहले सीख लो, वो अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, मुझे भी नहीं आती कलर ग्रेडिंग करनी, मैं स्टूडियो वालों से पूछता रहता हूँ चीजें। एंड बाकी कंटेंट वगैरह देखना हो, ब्राइटनेस अच्छी है तो अच्छा लगता है देखने में, गेम वगैरह खेलोगे तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल पता आपको बेसिक डिस्प्ले है। और ये लैपटॉप 2024 में है, तब भी इसके अंदर 720p वाला वेबकैम है एंड वेबकैम की क्वालिटी जैसी है वैसी है। माइक की क्वालिटी कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और कमेंट कर दिया करो, मैं पढ़ता हूँ भाई, क्या बात है। टफ के जैसे स्पीकर होते हैं वैसे ही है, ना तो ज्यादा बहुत ही अच्छे ना ही ज्यादा बेकार, 2 वॉट के 2 डाउन फायरिंग वाले स्पीकर है एंड बताया होगा आपको। और ये जो स्पीकर है DTS ऑडियो प्रोसेसिंग के साथ आते हैं, DTS के ऐप मिलते हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे, म्यूजिक, मूवी, गेम्स, कस्टम वगैरह, अपने कंटेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा था बैटरी बैकअप इसका अच्छा नहीं है, देखो एक तो IGP नहीं मिलता इसके अंदर, तो डिस्क्रीट पे ही चलता रहता है लैपटॉप एंड सिर्फ 48 Wh की बैटरी है इसके अंदर। तो अगर आप बेसिक यूसेज करते हो, मल्टीमीडिया देखते हो, स्क्रीन ब्राइटनेस कम कर लो और कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ कर लो तो 2 से 3 घंटे का बैकअप निकाल सकते हो। ये बिल्कुल ज्यादा वाला हो गया, मतलब बहुत ही बेसिक टास्क, जैसे आपका टास्क चेंज होगा तो उससे कम भी हो सकता है बैकअप, तो बैटरी बैकअप से ज्यादा उम्मीद मत करना। तो ये हो गया
गया इसका पूरा रिव्यू एंड अब जरा कंपटीशन से भिड़वा लेते हैं। सबसे पहले है Lenovo Lock। भाई Lenovo Lock के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। सेल के टाइम पे 70-75,000 में 40-50 बिका था, लेकिन अभी 72,000 में 30-56 GB वाला मिल रहा है 12450HX के साथ। एंड यहाँ पे प्रोसेसर से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे AMD थोड़ा सा एज ले जाता है 12450HX के कंपैरिजन में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आता है GPU। भाई GPU डेफिनेटली लॉक का बेटर है, 3056 GB के साथ आता है। इतनी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस नहीं था 4GB का कंपैरिजन में, बट हाँ थोड़ा सा आपको एज मिलेगा क्योंकि VRAM ज्यादा है उसके अंदर। मोर ओवर उसके अंदर 3050 90 वॉट वाला है। देन आ जाती है बैटरी। लॉक में भले 60 वॉट आ रहा है, इसके अंदर 48 वॉट आ रहा है। AMD थोड़ा सा पावर एफिशिएंट है, ऑलमोस्ट सेम बैटरी बैकअप मिलता है। डिस्प्ले में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अंदर बेसिक डिस्प्ले, उसके अंदर 100% sRGB है, प्लस MS ऑफिस भी मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप 5-7 हजार रुपए डाल सकते हो एक्स्ट्रा तो वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। एंड जिसके माइंड में डाउट है Lenovo Lock को लेके, Lenovo Lock का कुछ एक बैच के मॉडल्स खराब आए थे, कुछ लॉट का स्टॉक था वो जो लोगों के पास पहुंचा और वो डेड हो रहे थे, फिर उन्होंने चेंज कराया तो जो मदरबोर्ड लग रहे थे वो भी डेड हो रहे थे, ऐसा कुछ सीन था। लेकिन मेरी Lenovo वालों से बात हुई थी, वो चीज उन्होंने फिगर आउट कर ली थी कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। देन दे एलिमिनेटेड एवरी स्टॉक फ्रॉम द इंडियन मार्केट और वो नया स्टॉक आ गया। अभी भी कुछ जगह पुराना स्टॉक है, तो आपकी अगर किस्मत खराब होगी तो वो वाला स्टॉक आपके पास आ जाएगा। लेकिन उसको भी अगर आप सर्विस सेंटर लेके जाओगे ना तो लेटेस्ट स्टॉक वाला ही मदरबोर्ड चेंज किया जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वो डेड वेड वाली। बाकी अगर किसी साथ कोई दिक्कत है, हम हमेशा खड़े हैं। आप हमारे को ट्विटर पे टैग करो, कोई भी दिक्कत परेशानी बताओ, लेकिन पहले कंपनी का सर खा लेना। 1 महीने से ऊपर वाली दिक्कत हो तो ही बताना, उससे पहले वाली नहीं। कंपनी बैठी है पहले। और Lenovo Lock का एक AMD वाला वेरिएंट भी है। एंड यस, AMD वाले वेरिएंट के लिए एक चीज बता दूं, AMD वाले वेरिएंट में किसी को भी डेड का इशू नहीं हुआ, ज्यादातर वो इंटेल वाले में आए थे। जो यहाँ पे AMD वाला वेरिएंट है उसके अंदर जो प्रोसेसर Ryzen 5 7235HS मिलता है, टफ के अंदर Ryzen 7 है। एंड ऑब्वियसली कोर थ्रेड्स का डिफरेंस है, 4 कोर 8 थ्रेड है लॉक के अंदर, इसके अंदर 8 कोर 16 थ्रेड्स है, तो CPU में तो सीधा जीत जाता है। GPU के अंदर 3056 GB मिलेगा लॉक के अंदर, इसमें 4GB है तो वहां पे वो जीत जाता है। उसके अलावा भी 100% sRGB डिस्प्ले लॉक में मिलेगी। बैटरी वही 6048, तो वो डिफरेंस इतना नहीं है। जो पहले बताया MS ऑफिस वगैरह सब कुछ सेम ही है। तो अगर आपको मोटिव सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करने का है, 62-63,000 का बजट है, तो आप ये वाले लॉक के लिए जा सकते हो टफ को छोड़ के। लेकिन अगर आपको प्रोसेसर बेटर चाहिए, थोड़ा प्रोडक्टिव टास्क की तरफ ज्यादा जाते हो, तो आपके लिए टफ एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन फिर वही सैक्रिफाइसेस आ जाएंगे, MS ऑफिस डिस्प्ले जो मैंने आपको बताया। और एक बहुत ही सस्ते में 3056 GB वाला लैपटॉप है Acer का ALG। इसका रिव्यू है हमारे चैनल पे। अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही सही चीजें ऑफर करता है लैपटॉप। i5 12450HS के अंदर, जो कि ऑब्वियसली Ryzen 7 7435HS से तो बेटर नहीं है, बट हाँ गेमिंग के हिसाब से काफी अच्छा खासा है। प्रोडक्टिविटी टास्क भी अच्छा खासा करा देता है। आप वीडियो देख लेना, उसके अंदर सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा सा बेटर मिलेगा, 3056 GB है, 75 वॉट ही, इसके अंदर 4GB वाला, तो वहां पे वो एज ले जाता है। बैटरी में इतना डिफरेंस नहीं है, 54 वॉट आवर उसमें मिलती है, 48 वॉट आवर इसमें है, इतना ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। एंड डिस्प्ले भी दोनों में बेसिक ही है, बल्कि इसकी ब्राइटनेस बेटर है, ALG की ब्राइटनेस इतनी बेटर नहीं है। एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में आई वुड से टफ थोड़ा ज्यादा बेटर ऑप्शन फील होता है। बट हाँ एक चीज मैं कह सकता हूँ, टफ के थर्मल्स थोड़े से बेटर है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो काफी पावर एफिशिएंट है, ज्यादा जल्दी से गर्म नहीं होता, तो वहां पे आपको थोड़े टेम्परेचर आपने गेमिंग में देखे। बाकी अभी तो थोड़ी सर्दी भी चल रही है, लेकिन गेमिंग की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली 3056 GB आजकल के गेम्स में कहां स्टैंड करता है वो भी आपने देख लिया। तो इस लैपटॉप को अगर मैं बताऊं भाई, सिंपल ओपन शब्दों में बता रहा हूं, 50-55,000 में अगर मिले तो लेना, कोई सेल वेल के अंदर आ जाए। 60 पे भी मत लेना, मैं कह रहा हूँ 55 से ऊपर तो लेना ही मत। अभी ये 65,000 रुपीज का है, जो कि बहुत महंगा है, बिकॉज इसके अंदर जो GPU है ना वो सबसे बड़ा डील ब्रेकर है। डिस्प्ले बेसिक है, MS ऑफिस नहीं मिलता इसके अंदर। देयर आर सो मेनी थिंग्स जहां पे एक आउटडेटेड लैपटॉप ये फील होता है। यहाँ पे 65 से लेके 70,000 में यू हैव मच बेटर ऑप्शंस। और अभी आने वाले टाइम में और नए लैपटॉप जब लॉन्च होंगे ना, तो ये जो अभी लैपटॉप चल रहे हैं तो 70,000 से नीचे 3056 GB आराम से। 70-75 का अगर बजट बना रहे हो तो 40-50 वाले लैपटॉप्स के लिए आप जाओ। एंड कोई लैपटॉप ऐसा हो जिसका रिव्यू नहीं करा, चाहते हो हम रिव्यू करें, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं अब बजट वाली सीरीज पे आ रहा हूं, क्योंकि अब तो चले गए ना सारे लैपटॉप जितने लॉन्च हुए थे। अब हम आ जाएंगे अपने भाइयों के साथ, एकदम बता देंगे तुम्हारे को कौन सा लैपटॉप लेना है, कब कैसे लेना है। बाकी कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट करके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाद में सस्ता होगा तो वहां से खरीद लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। एंड पहली बार सब्सक्राइब शेयर लाइक जो तुम्हें मन करे वो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। Perfect.